आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज शुरू करते हैं हम चैप्टर 7 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जो सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 के लिए है। अब एम्प्लॉयमेंट क्या है? रोजगार जो सबको चाहिए। तो हिंदुस्तान में रोजगार के क्या हालात हैं, ये हम चैप्टर 7 से जान सकते हैं और इसको शुरू करते हैं। हु इज अ वर्कर? तो एक एम्प्लॉय, एक मजदूर, एक श्रमिक क्या होता है वो जानते हैं। अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल, वो एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक इंडिविजुअल होता है, पर्सन होता है, हु इज एंगेज्ड इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो किसी कार्य में लिप्त होता है, जो कोई काम कर रहा होता है, which gives him money, और जो उसे पैसा देता है। तो कोई भी ऐसा कार्य जो हमें पैसा दे बदले में, वो क्या है? हमारा काम है। और जो वो करता है पैसे लेने के बदले, वो आपका श्रमिक है, मजदूर है, एम्प्लॉय है। जैसे टीचर स्कूल में काम करते हैं, उन्हें पैसे मिलते हैं, तो वो क्या है? वर्कर है। एक एम्प्लॉय जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्लर्क का काम करता है, या स्टेनोटाइपिस्ट का काम करता है, या कोई भी आपका पियोन का काम करता है, वो सभी वर्कर होते हैं। तो देखा जाए तो जो लोग काम करते हैं उसके बदले पैसा मिलता है, वो क्या होते हैं? वर्कर होते हैं। और एन इंडिविजुअल हु इज एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन, जो वैल्यू एडिशन करते हैं। वैल्यू एडिशन यानी कि किसी काम को बेहतर बनाना, जैसे गेहूं से आटा बनाना, आटे से ब्रेड बनाना, ब्रेड से सैंडविच बनाना, ये सभी कार्य क्या है? अलग अलग तरह के वैल्यू एडिशंस हैं। अब आप पढ़ाते हैं तब भी तो वैल्यू एड करते हैं। टीचर क्या करता है क्लास में? वैल्यू एड करता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, उन्हें नई नई नॉलेज देता है। या फिर आपका जो शेफ है वो कुकिंग करता है, बहुत ही रॉ इंग्रेडिएंट से बहुत ही शानदार डिशेस बना देते हैं, तो वो क्या है? वैल्यू एडिशन है। ठीक है। तो फार्मर ग्रोस क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, प्लांट्स, वो वैल्यू एड कर रहा है। टीचर टीचेस, डॉक्टर इलाज करता है, क्योर करता है, और स्वीपर झाड़ू लगाता है, तो वो सभी क्या करते हैं? काम करते हैं, वो सभी क्या है? वर्कर्स है। सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स। अब देखते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड यानी स्वरोजगार प्राप्त करे हुए व्यक्ति, यानी खुद का रोजगार खुद के पास है। जैसे कि कोई ट्यूशन क्लासेस चला रहा है, तो वो अपना रोजगार उसी का तो है, वो कहीं काम तो नहीं कर रहा है। या कोई लेडी है, वो पार्लर चलाती, तो वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड होती हैं। या किसी डॉक्टर का जो क्लिनिक होता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिनका अपना बिजनेस होता है, अपना काम होता है, वो लोग क्या होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। हायर्ड क्या होते हैं? जिनको कोई काम देता है। अब अगर डॉक्टर के क्लिनिक में उस डॉक्टर ने नर्सेज रखी हुई हैं, या कोई और असिस्टेंट्स रखे हुए हैं, रेडियोलॉजिस्ट रखा हुआ है, तो वो क्या है? सब उसके वर्कर्स हैं, और वो क्या है? हायर्ड है। यहाँ पे देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, अ वर्कर हु इज एंगेज्ड इन ओन बिजनेस और प्रोफेशन, जो अपने कार्य या व्यापार में खुद ही लिप्त है और अपनी कमाई खुद कर रहा है, वो क्या? सेल्फ एम्प्लॉयड है। एग्जाम्पल, फार्मर कल्टिवेटिंग हिज फील्ड्स, ट्यूशंस और कोचिंग क्लासेस एट होम, डॉक्टर हैविंग अ क्लिनिक। हायर्ड वर्कर्स, वर्कर्स हु वर्क फॉर अदर्स फॉर मनी, जो दूसरों के लिए काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, वो क्या होते हैं? वर्कर्स होते हैं, हायर्ड वर्कर्स। एग्जाम्पल, टीचर इन अ स्कूल, डॉक्टर्स एंड नर्सेस एट हॉस्पिटल। नेक्स्ट, कैजुअल एंड रेगुलर वर्कर्स। कैजुअल वर्कर कौन होते हैं? वर्कर्स हु वर्क ऑन डेली वेजेस and are not hired on regular basis. They are not given social security, provident fund और leave etc. आपने देखा होगा सड़क के किनारे कहीं कहीं पाइपलाइन बिछाई जाती है, ठीक है? तो वहां पे जो मजदूर काम कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ दिन पाइपलाइन बिछाने का काम चला, या गड्ढों को भरने का काम चला सड़कों पे, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, मजदूर गायब हो गए। इसका मतलब क्या है? जब तक 10, 15, 20 दिन या महीने भर जो काम चल रहा था, वो मजदूर वहां काम कर रहे थे, उसके बाद उनकी छुट्टी हो गई। तो ये कैसे लेबर होता है? वो होता है कैजुअल लेबर, दिहाड़ी मजदूर होता है, जो हर रोज आता है, काम करता है, अपना जो भी उसके चार्जेस होते हैं लेकर चला जाता है। जैसे आपके यहाँ प्लम्बर आया, प्लम्बर ने आपके टैप वगैरह जो टोटी है बाथरूम की, या जो भी कुछ प्रॉब्लम थी ठीक कर दी, और वो पैसे लेके चला गया, वो क्या? कैजुअल लेबर है। देन रेगुलर वर्कर्स, workers who work on permanent payroll in any organization or firm. जब कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जैसे इंफोसिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो रेगुलर वर्कर्स हैं, या किसी स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, पियोन भी होता है, या कोई रिसेप्शनिस्ट है, वो सब क्या है? रेगुलर एम्प्लॉयज हैं, वो लगातार वहाँ काम करते हैं। अच्छा, इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है, वो क्या है? कि जो कैजुअल वर्कर है उसको कुछ भी सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है, ठीक है? मतलब उसको कोई पेंशन वेंशन, प्रोविडेंट फंड, लीव, वो जो छुट्टी उट्टी नहीं मिलती, क्योंकि 2-4 दिन के काम में कौन छुट्टी देने वाला है? पीएफ क्यों देगा कोई? लेकिन जो रेगुलर वर्कर्स हैं उन्हें सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। देन
लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स, इनमें बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है, हालांकि ये एज अ सिनोनिम यूज होते हैं, एक दूसरे की जगह यूज हो जाते हैं। देखिए लेबर सप्लाई क्या है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क वर्कर्स आर रेडी टू ऑफर एट एनी वेज रेट। जो आपके यहाँ पर आपकी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, आपके शहर में वेज रेट चल रहा है, उस वेज रेट पर वर्कर कितना काम करना पसंद करेंगे या चाहते हैं, इच्छुक हैं। इट इज मेजर्ड इन मैन आवर्स, वो मैन आवर्स में कैलकुलेट होता है। और मैन आवर्स यानी कि जो जितने घंटे एक व्यक्ति काम करेगा, जब आप किसी को बुलाते हैं अपने घर पे काम करने के लिए दिहाड़ी मजदूर के रूप में, तो आप ये सोचते हैं कि कम से कम एक दिन तो काम करेगा, और एक दिन जो 1 मैन डे इंडिया का है भाई वो बनता 8 घंटे से। तो आप ये सोच के चलते कि भाई ये 8 घंटे काम करेगा तो मैं इसे 500 से लेकर 1000 जो भी उसका बनता है दिहाड़ी वो आप देंगे। तो 1 मैन डे इज इक्वल टू 8 आवर्स, 8 मैन आवर्स। तो ये कितने मैन आवर्स वहां पर किसी वेज रेट पे ऑफर हो रहे हैं, वो क्या होता है, आपका लेबर सप्लाई होता है। लेबर फोर्स क्या है, इट स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और वांट टू वर्क। अब लेबर फोर्स, यहाँ पे देखो लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स का याद रखो, यहाँ श्रम की सप्लाई यानी पूर्ति कितनी हो रही है, यहाँ लेबर फोर्स कितना है, फोर्स फोर्स आप याद रखिएगा, इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए फोर्स क्या आर्म फोर्सेस होते हैं, उनमें क्या व्यक्ति काम करते हैं, ऐसे लेबर जो फोर्स है उसमें कितने श्रमिक आपके हैं, व्यक्ति। यहाँ पे व्यक्ति की बात हो रही है, व्यक्तियों की, इंडिविजुअल्स की, और यहाँ पे कितना कार्य वो करेंगे। तो लेबर सप्लाई क्या कार्य है किसी वेज रेट पर, लेबर फोर्स क्या है व्यक्ति है, कितने लोग वहां काम करने के लिए तैयार हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और वांट टू वर्क, जो काम कर रहे हैं तो या काम करने के इच्छुक है, चाहते हैं। इट इज नॉट रिलेटेड टू वेज रेट, और ये जो लेबर फोर्स है वेज रेट से रिलेटेड नहीं होता है, कई बार ऊपर नीचे भी ये लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। वर्क फोर्स रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्संस एक्चुअली वर्किंग, और वर्क फोर्स मतलब अब यहाँ वर्क फोर्स लगाओ, लेबर फोर्स वर्क फोर्स, अब यहाँ काम कर रहे हैं, काम करने के इच्छुक है, फिर भी अनिश्चितता बनी हुई है, यहाँ पे कुछ सर्टेन नहीं है, लेकिन यहाँ पे सर्टेन है कि वर्क फोर्स, वर्क यहाँ देखो कार्य, असलियत में कार्य हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है, और पर्सन्स आर एक्चुअली वर्किंग, जो असलियत में लोग काम में लगे हुए हैं, उसका मतलब क्या है वर्क फोर्स। द वर्क फोर्स ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, ऐसे हम इसको लिखते हैं। इट डज नॉट कंसिडर वर्कर्स हु आर विलिंग टू वर्क बट नॉट वर्किंग। अब कुछ ऐसे भी तो व्यक्ति होते हैं जो काम कहते हैं हम काम करना चाहते हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो वर्क नहीं कर रहे होते हैं, who are willing to work but not working, वर्क नहीं कर रहे होते हैं। thus workforce is equal to labor force, ये वाला, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ पर्सन्स willing to work but not working, तो इस दोनों में इतना ही अंतर है, इक्वेशन आप लिख सकते हैं। then size of workforce in India, तो ये आंकड़े हैं आपके। India has a workforce of 471 million people, persons. About 77% of the workforce comprises ऑफ मेल वर्कर्स, यानी 77% जो है वो कौन है, मेल वर्कफोर्स है हमारे इंडिया में, और 23% फीमेल वर्कफोर्स, यानी लड़कियां या औरतें अभी भी कम काम कर रही हैं। नियरली 75% ऑफ वर्कफोर्स इज फाउंड इन रूरल एरियाज। अब देखो यहाँ पे जेंडर के हिसाब से था मेल फीमेल, और यहाँ पे रूरल अर्बन के हिसाब से है, तो 75% जो जनता है, जो वर्कफोर्स है हमारे यहाँ का, जो काम कर रहा है असलियत में, वो आता है ग्रामीण क्षेत्रों से, और जो 25% बचा हुआ है वो आता है शहरी क्षेत्रों से, अर्बन यानी शहरी और रूरल यानी ग्रामीण, गांव के लोग रूरल एरियाज में। व्हाई इज द बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स रूरल बेस्ड? अब बहुत ही आसानी है, तो भाई ग्रामीण क्षेत्रों से क्यों बल्क आता है, यानी मैक्सिमम लोग वहां से क्यों आते हैं, भाई मैक्सिमम लोग बसते भी तो वहीं हैं। आपको पता होगा कि हमारी जो मैक्सिमम जनता है इंडिया की, भारत की, वो गांव में बसती है, तो वर्कफोर्स भी वहीं का ज्यादा होना है निश्चित रूप से। तो दिस हैपेंस बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्टिल रिसाइड इन रूरल एरियाज, दे मोस्टली वर्क इन एग्रीकल्चर एंड सफर फ्रॉम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। वो छुपी हुई बेरोजगारी से ग्रस्त हैं या मतलब त्रस्त हैं कहा जाए तो। छुपी हुई बेरोजगारी क्या होता है, थोड़ा सा बता दें आपको। देखिए ये वो बेरोजगारी वो दिखती नहीं है, लगता तो है कि बंदा काम कर रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता है। जैसे कि आप अगर 4 भाई बहन हैं और आपको खाना बनाना है, तो कायदे में 4 लोगों का खाना एक बंदा बना सकता है, लेकिन आप चारों लगे पड़े हैं, तो काम तो आप लग तो रहा है कि सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो एक से भी चल सकता था, यानी 3 को अगर निकाल के कहीं और किसी काम में लगा दिया जाए तो काम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ऐसे ही
ग्रामीण क्षेत्रों में जब खेती हो रही होती है तो वहाँ क्या जो खेत है वो काफी छोटे रह गए हैं या बहुत बड़े नहीं हैं, तो वहां पे क्या है, अगर एक बंदा भी खेती करे, जैसे 50 बीघे का खेत है उसमें एक बंदा खेती कर सकता है, लेकिन वहां सिर्फ 10-10, 5-5 बीघे के खेत हैं और 4-4 जो भाई हैं वो उसी खेत में लगे पड़े हैं। अब वो कोई बाहर तो जाता नहीं नौकरी करने के लिए, तो चारों उसी में खेती कर रहे हैं। तो अगर पूछा जाए तो क्या कहते हैं, वो हम खेती कर रहे हैं, भाई खेत संभाल रहे हैं, लेकिन 4 भाई 10 बीघे खेत कैसे संभाल रहे हैं। तो अब उसमें क्या होता है कि अगर उन 3 भाइयों को वहां से निकाल कर किसी और कार्य में लगा दिया जाए तो वो कोई इनकम तो प्राप्त करेंगे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, चारों उसी में लगे पड़े हैं। तो ये छुपी हुई बेरोजगारी है, वो बेरोजगार तो है पर दिख नहीं रहा है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इज लो इन एग्रीकल्चर एंड हेंस दे एड लेसर अमाउंट ऑफ आउटपुट टू टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया। अब क्या है भाई, 10 बीघे में 4 लोग काम करेंगे तो खाएंगे कहां से, खाएंगे भी वहीं से। अब वहां से खा रहे हैं तो जो इनकम हुई तो सरप्लस कुछ नहीं आया, उनका ही भरण पोषण हो जाए बड़ी मुश्किल से। तो वो क्या है, सबसिस्टेंस लेवल की खेती है, जो हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत कम है और वो कुछ भी जीडीपी में, नेशनल जीडीपी में ऐड नहीं करते, यानी सकल घरेलू उत्पाद जो भारत का है उसमें कुछ भी वो योगदान नहीं देते। व्हाई इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लो? और फीमेल वर्कर्स का जो परसेंटेज है शहरों में तो कम है ही, गांव में भी कम है, लेकिन शहरों में गांव से भी कम होता है। ऐसा क्यों होता है? लेसर एजुकेशन फीमेल्स लीड टू लेसर जॉब। अब जो फीमेल्स है अक्सर वो पढ़ाई लिखाई में पीछे रह जाती है, इसलिए नहीं कि वो दिमाग से कम है या इंटेलिजेंट नहीं होती, पर प्रॉब्लम ये होती है बहुत सारे घरों में या तो गरीबी की वजह से उन्हें नहीं पढ़ाया जाता, या फिर ये सोचा जाता है भाई शादी करके दूसरे घर तो भेजना है इनको, क्यों पढ़ाया जाए इतना ज्यादा। तो हायर एजुकेशन उन्हें नहीं दी जाती है, कभी कभी तो बेसिक एजुकेशन भी नहीं दी जाती थी, इसलिए भी उन्हें नौकरियां कम प्राप्त होती है, वो बेचारी अपने घर का ही काम करती रह जाती हैं। जॉब डिसीजंस ऑफ फीमेल्स आर टेकन बाय फैमिली मेंबर्स। कभी कभी लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़ जाती हैं लेकिन फिर भी नौकरी नहीं कर पाती, क्यों? क्योंकि पिता की आज्ञा नहीं होती है, भाई इजाजत नहीं देते, बहन कह देती भाई मैंने नहीं की तो तू कैसे कर सकती है। तो ये सारी जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं ये औरतों को, ये लड़कियों को नौकरी करने से बहुत रोकती हैं। दूसरी चीज ये भी होती है कि अगर आपके बच्चे हैं तो अभी आप बाहर निकल के काम नहीं कर सकते, फैमिली मेंबर्स या आपके बच्चे भी मना करते हैं मम्मी काम क्यों कर रही हो। तो ये सारी चीजें हैं फीमेल्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए फीमेल्स काम नहीं कर पाती। दे कांट इवन टेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज, और जो उन्हें अवसर प्राप्त होते हैं जॉब्स के वो भी वो प्राप्त नहीं कर पाती। ड्यू टू पॉवर्टी वुमेन इन रूरल एरियाज वर्क इन पेटी जॉब्स बट अर्न वेरी लेस अमाउंट। अब ये तो शहरों की कहानी हो गई काफी ज्यादा, ठीक है, थोड़ी बहुत गाँव की भी ऐसी कहानी है, लेकिन गांव में क्या होता है कि रोजगार थोड़ा ज्यादा करती हैं औरतें, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कोई बाबू की कुर्सी पे जाके बैठ रही हैं, वो खेतों में छोटे मोटे काम कर रही होती हैं, बहुत कम उन्हें पैसा मिलता है, लेकिन ज्यादा औरतें काम कर रही होती हैं खेती में या घर में चरवाहों में, बहुत ज्यादा औरतें हैं और उन्हें बहुत ही कम इनकम मिलती है क्योंकि गरीबी ज्यादा है वहां पर। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज, पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी कितनी है, ठीक है। हाई डिपेंडेंसी रेशियो, भागीदारी तो ऑब्वियसली कम है लेकिन डिपेंडेंसी रेशियो बहुत ज्यादा है, क्यों? ओवरऑल पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इज लो, बहुत कम लोग काम करते हैं आज भी, शहरों में देखो गांव में देखो हर जगह। इट इंक्रीजेस डिपेंडेंसी ऑन वन पर्सन, आपने भी देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि 6-7 बंदों की फैमिली है लेकिन कमाने वाला सिर्फ एक है। हमारे घर में भी हमारे फादर अर्न करते थे और हम सारे भाई बहन और हमारी मदर उन पे डिपेंडेंट थी, तो हमारी यहाँ डिपेंडेंसी रेशियो इसलिए बहुत ज्यादा है। नॉर्मल इंडियन फैमिलीज में फीमेल्स घर पे रहकर घर संभालती हैं, मेल्स काम करते हैं और बच्चे भी यहाँ पे 24, 25, 30 साल तक, जब तक शादी ना हो जाए या फिर उनकी बहुत अच्छी जॉब लग जाए, वो माँ बाप पिता पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फादर और मदर, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। देन हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरियाज। अब अर्बन एरियाज में तो ये कहानी है कि लोग बड़ा डिपेंडेंट रह रहे हैं या लोग कमा भी रहे हैं लेकिन फिर भी डिपेंडेंसी रेशियो हमारे यहाँ ज्यादा है। बूढ़े माँ बाप है वो डिपेंड करेंगे, बच्चे 2-3 जितने भी हैं वो पिता पे डिपेंड करेंगे और पत्नी है वो भी पिता पे अपने पति पे डिपेंड करेगी, तो सारे के सारे लोग किस पे, एक पे डिपेंड है यहाँ। लेकिन हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है रूरल एरियाज में, मैंने पहले बताया औरतें भी वहां ज्यादा काम करती हैं, खेतों में छोटे मोटे काम कर लेती हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क ऑन स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड व्हिच लीड टू डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। दे कंज्यूम व्हाटएवर दे प्रोड्यूस, ड्यू टू दिस दे एड वेरी लेस टू द टोटल जीडीपी ऑफ नेशन। ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, छुपी हुई बेरोजगारी है, वहां पे लोग ज्यादा लगता है काम कर रहे हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है।
उन्हें अगर निकाल लिया जाए किसी और रोजगार में, उन्हें लगा दिया जाए, तब वो ज्यादा इनकम कमा पाएंगे और खेती भी ढंग से हो पाएगी और फिर कुछ सरप्लस जनरेट होगा और जीडीपी में ऐड हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। लोग बेरोजगार हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं, वहीं से खा रहे हैं, पी रहे हैं और सब कुछ खत्म हो रहा है, जीडीपी को कुछ नहीं मिल रहा है। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज, ये तो बता दिया, पॉवर्टी की वजह से छोटे मोटे काम करती हैं। At very early age, they try to work in petty or low earning jobs. This leads to higher participation in rural areas but low income. Income फिर भी low है। फिर underestimation of women workers in country. अब जो लेडीज है वो काम भी कर रही है तो उनका एस्टिमेशन नहीं हो पा रहा है, हम सही तरीके से उन्हें गिनते नहीं है कि भाई इतनी औरतें काम कर रही हैं, इतनी इनकम उन्होंने जनरेट की। क्यों? दिस इज ड्यू टू बायसनेस ऑफ आवर सिस्टम। हम दोगले सिस्टम के शिकार हैं। कैसे? Women who are engaged in household work are not paid and hence are not considered workers. जो घर में अपनी कमर तोड़ काम करती है, इतना ज्यादा दिन भर काम करती है, रात के 11-12 बजे तक, भाई नर्स का काम माँ करती है, स्वीपर का काम माँ करती है, लेडी करती है, खाना कुक का काम कर दिया, हर चीज कर रही है, लेकिन उसको कोई 2000 रुपए भी नहीं देके बोलता कि भाई ये तुम्हारा सैलरी है या कुछ भी है। तो लेडीज जो है नॉर्मली, हालांकि ये उनको फैमिली संभाल रही हैं, वो अपने घर को संभाल रही हैं, ये बहुत बड़ा कार्य है। माँ की तुलना तो भगवान से की जाती है, लेकिन अगर इकोनॉमिक सेंस में से देखा जाए तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, अगर वो देखिए कहीं खाना बनाए, कोई शेफ हो, कहीं कुकिंग का काम करे, तो कम से कम 20 या 30 हजार रुपए महीने कमाएंगे। तो यहाँ इकोनॉमिक रिटर्न्स की बात हो रही है, माँ के योगदान की बात नहीं हो रही। वो तो प्यार है, प्रेम से करती हैं, लेकिन अगर इकोनॉमिक सेंस में देखा जाए तो अंडर एस्टिमेशन है, उनके काम की कोई वक़्त नहीं होती है, ना ही इकोनॉमिक सेंस में उसको गिना जाता है। Women who work on family farms are not considered workers। अब फैमिली फार्म्स में देखिए, जो खेती करते हैं, जो आदमी खेती करते हैं, तो उनको कहा जाता है भाई ये एम्प्लॉयड है और ये किसान है, लेकिन जो औरत उसी खेत में काम करती है अपने पति के साथ, तो उसे किसान नहीं माना जाता, उसे तो बस कहाँ छुपा दिया जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। Which lead to underestimation of women workers in country। इसीलिए हमारे यहाँ उनकी गणना ठीक से नहीं होती। Distribution of workers by region and gender। अब रीजन मतलब रूरल एरियाज में कैसे है? रूरल एरियाज पीपल वर्क इन फार्म्स एंड अलाइड एक्टिविटीज। रूरल एरियाज में क्या करते हैं लोग? फार्म्स में, खेतों में काम करते हैं, और जो डेयरी है जहाँ पे दूध की सेलिंग वगैरह होती है, या एनिमल हस्बेंड्री है, जो जानवर है, पशुपालन वगैरह है, मुर्गी पालन है, या जहाँ पे वेजिटेबल्स सब्जियां उगाई जाती हैं, ऐसी सब जगहों पे काम करते हैं। हॉर्टिकल्चर में फल उगा लेते हैं। वुमेन वर्क मोर इन पेटी जॉब्स ड्यू टू पॉवर्टी, मेल्स आर डिस्गाइज्ड इन एम्प्लॉयमेंट इन फील्ड्स। यहाँ पे हो गया आपका अर्बन एरियाज में क्या है, यहाँ पे मेल्स एंड फीमेल्स वर्क इन ऑर्गेनाइजेशंस, फर्म्स एंड सेल्फ बिजनेस। रूरल एरियाज में ये स्थिति है, और अर्बन एरियाज में वो लोग फैक्ट्रीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, फर्म्स में काम करते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के हिसाब से कैसे है? इंडस्ट्री कौन कौन सी है? प्राइमरी सेक्टर, आपका सेकेंडरी सेक्टर और आपकी टर्शियरी सेक्टर। तो इस सेक्टर्स के हिसाब से क्या है? प्राइमरी सेक्टर, मोस्ट ऑफ द रूरल वर्कर्स वर्क इन प्राइमरी सेक्टर। तो रूरल जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी सेक्टर में काम होता है। प्राइमरी सेक्टर कौन कौन से आपके? खेती है और आपकी क्वेरिंग है, माइनिंग है, जो खदानें हैं वो भी आपके गांव के इलाके में ही होती हैं। देन सेकेंडरी सेक्टर क्या है आपका? अर्बन पीपल आर एंगेज इन मोर इन सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज हैं, फर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे आपका प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहाँ मशीनें बनती हैं, या जहाँ ब्रेड बनती है, बिस्किट बनती है, कुछ भी उत्पादन होता है, बिजली का, आपकी पंखों का, ट्यूबलाइट्स का, कैमरा हो गया, शीशा हो गया, बेड हो गए, आपके गद्दे हो गए, जो भी कुछ आप सामान यूज करते हैं जिसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं वो नॉर्मली अर्बन एरियाज पे, शहरी क्षेत्रों को बिलोंग करते हैं, लेकिन कुछ लोग गांव से भी आ जाते हैं। स्मॉल परसेंटेज ऑफ रूरल पीपल वर्क इन सेकेंडरी सेक्टर, स्मॉल परसेंटेज है। तो क्या क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, जो मकान बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, रोड्स बनते हैं, उनमें भी काम करते हैं हम। Then tertiary sector, mostly people from urban areas work in tertiary sector। तो यहाँ पे शहरी लोग ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि जो tertiary sector है वो शहरों में स्थापित होता है। Small percentage of people from rural areas work in tertiary sector। क्या क्या है tertiary में? ट्रेड है आपका, जिसमें बिजनेस है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल सेक्टर, छोटी दुकान, बड़ी दुकान, बिजनेस, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, सारे के सारे, जो फैक्ट्रीज आती है,
ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, स्टोरेज में वेयर हाउसेज वगैरह आ गए आपके, जहाँ पे आपके अनाज का भंडारण होता है या और बहुत सारी चीजों की स्टोरेज होती है। सर्विसेज में बीपीओज, आईपीओज, केपीओज, ये सारा क्या टर्शरी सेक्टर में यहाँ पे शहर के लोग ज्यादा काम करते हैं। ओके, देन ओनली ए मॉडेस्ट या स्मॉल, मॉडेस्टी में बहुत कम अंतर आया है 1951 से हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में, यानी कि कितने लोग हमारे खेतों में लगे हुए थे, कितने लोग इंडस्ट्री में, कितने लोग ट्रेड बिजनेस में, इसमें काफी अंतर नहीं आया। थोड़ा बहुत अंतर तो ऑब्वियसली आना था, हमने तरक्की की, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं। देखिए यहाँ पे आपके आंकड़े हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर के लिए 1950-51 के लिए, और उसके बाद सीधे आप यहाँ देख सकते हैं 2017-18 के लिए। 1950-51 में 72% जो थे प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर लाइड एक्टिविटीज माइनिंग वगैरह में थे, सेकेंडरी सेक्टर में 10.02% थे, टर्शरी में 17.26% थे। अब यहाँ ये तो प्राइमरी में 44.6% है, सेकेंडरी में 24.4% है और आपके टर्शरी में 31% है। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत हमने तरक्की की है। इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हमारी डेवलप अभी भी नहीं हुई हैं, अभी भी मैक्सिमम लोग हमारे एग्रीकल्चर में ही काम करें, लेकिन हाँ टर्शरी सेक्टर ने काफी प्रोग्रेस किया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है। देखिए किसी भी देश की तरक्की के लिए उसका इंडस्ट्रीज का बहुत ज्यादा अच्छा काम करना बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर वो इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं करता है और सीधे टर्शरी सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में जाता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात नहीं है और उसकी जो ग्रोथ का बेस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। जॉबलेस ग्रोथ है हमारे यहाँ पर। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि ग्रोथ तो हो रही है पर नौकरियां प्राप्त नहीं हो रही लोगों को, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन नहीं हो रहा है, यानी उतनी नौकरियां हम उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे इंडिया हैज लार्ज नंबर ऑफ एमएनसीज, क्यों हो रहा है ऐसा? दे हैव ह्यूज कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी। अब इंडिया में बहुत सारी एमएनसीज हैं जो इंडिया की ओरिजिन एमएनसीज हैं, यानी कि जो इंडिया की जो कंपनियां थी जो ग्लोबल हो गई, अलग अलग देशों में काम करी, सब्सिडीज हैं, और जो बाहर की जो कंपनियां आई इंडिया में तो अलग अलग देशों में काम है। एमएनसी क्या है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जो एक साथ बहुत सारे देशों में एक साथ काम करती है। जैसे सोनी है आपका, और आपका जितनी भी ये जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे टाटा भी हमारा एमएनसी है, टाटा इंडिया की एमएनसी है। बाकी बाहर की जो एमएनसीज है वो भी हमारे इंडिया में काम कर रही है। दे डू नॉट वर्क फॉर सोशल वेलफेयर। अब इनके पास प्लांट और मशीनरी तो बहुत सारा है, पैसा भी बहुत है, लेकिन वो सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करती। दे वॉन्ट मैक्सिमम प्रॉफिट, उनको बहुत ज्यादा मैक्सिमम अधिकतम लाभ चाहिए। लाभ क्या? प्रॉफिट चाहिए उनको, ठीक है। मशीन्स प्रोड्यूस फास्टर एंड बेटर प्रोडक्ट्स एंड डिमांड लेस सोशल सिक्योरिटी। मशीनें कम लागत मांगती है और अच्छा काम करती हैं इंसानों के मुकाबले, मजदूरों के मुकाबले। इन इंडिया वी हैव लार्ज नंबर ऑफ इंडियन एंड फॉरेन ओरिजिनल एमएनसीज व्हिच यूज टेक्नोलॉजी टू अचीव फास्ट प्रोडक्शन विद एमएनसीज। तो अब जो एमएनसीज हैं वो प्रोडक्शन को तेजी से करने के लिए मशीनों को यूज करती हैं, और इसी वजह से ड्यू टू दिस ग्रोथ रेट फ्रॉम 2000 टिल डेट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 3% to 8%। अब जब ज्यादा उत्पादन हुआ तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो बढ़ गई हमारी। ओवरऑल ग्रोथ कितनी है? 3 से 8% भी बढ़ गई हमारी, बीच में और ज्यादा हो गई थी, लेकिन ऑन एवरेज लगाएं तो 7-8% हो जाती है। बट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 1.5% to 1%। लेकिन हमारी जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है वो कम हो गई है, जो 1.5% थी पहले वो अब सिर्फ 1% रह गई है। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर, ठीक है। कैजुअलाइजेशन में क्या है? It refers to a situation when the percentage of casually hired workers in the total workforce tends to rise over time. Casual labor क्या? हमने बताया दिहाड़ी मजदूर, जो जब काम हो उसे बुलाओ और काम करा लो। ये एक खतरनाक स्थिति है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें लोगों को रेगुलर वर्क नहीं मिलता है, उनकी आमदनी का कोई ठिकाना नहीं होता है। मतलब अगर उनको 5 दिन काम मिल गया तो 5 दिन की दिहाड़ी उन्हें मिल गई। अगर 5 दिन में 1,000 भी मिले तो 5,000 रुपए पर मंथ मिले, तो 5,000 में उनका गुजारा नहीं होना है। इसके मुकाबले अगर वो रेगुलर वर्कर्स हैं, उन्हें अगर 20,000 रुपए सैलरी मिल रही तो हर महीने उन्हें कुछ ढंग का अमाउंट मिल रहा है, या 30-40 जो भी मिल रही है, तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट हमेशा ही कैजुअल एम्प्लॉयमेंट से बेटर होता है। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कम होता चला जा रहा है, कैजुअल लेबर बढ़ता चला जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी इकोनॉमी की कम होती जा रही है। इसी को हम कैजुअलाइजेशन कहते हैं कि धीरे धीरे समय के साथ साथ कैजुअल लेबर की बढ़ोतरी हो रही है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। इसी को हम कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स कहते हैं। देन तो इसमें क्या हुआ है? ये आंकड़े हैं आपके। परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कफोर्स इन टोटल वर्कफोर्स हैज राइजन। ये डेटा है, आप पढ़ लीजिएगा इसको अगर आप लिखना चाहें तो,
ठीक है। अब डेटा में क्या है, निरंतर क्या है, ये बढ़ता चला जा रहा है और हाल फिलहाल में 2017-18 में 25% था। देन परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इज डिक्लाइन, जो स्वरोजगार प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं उनकी जो परसेंटेज है वो डिक्लाइन हो रही है, और पहले कितनी थी, 61.4% थी, अब घटकर ये 52.2% रह गई है। Then percentage of regularly hired workers in total workforce in total continues to be hover around 15%. तो इन टोटल जो वर्कफोर्स है, जो हायर्ड वर्कर्स की है, वो कितनी है, 15 से 18% तक घूमती रहती है। 15 तो रहती है ऑन एवरेज, अब ये 18% थी 2017-18 में। Then 3.7% of employed persons were reported to be hired as contract workers in 2015-16. अब बाकी 3.7 क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं। इवन कॉलेज जो प्रोफेसर्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स में कई बार आ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के साथ 2 साल का, 1 साल का, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद उनकी नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है, परमानेंट कुछ नहीं है उनके लिए, वो इस समय बुरी स्थिति में आ जाते हैं। Why casualization is taking place? The bulk of self-employed workforce is found in rural areas. अब खेती गांव में होती है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो ज्यादातर गांव में ही होता है, उनके पास खेत है, अपनी खेती कर रहे हैं, अपना खा पी रहे हैं। दे आर एम्प्लॉयड ऑन देयर फार्म्स ओनली फॉर द नेम सेक, लेकिन वो भी डिस्गाइजली है, क्योंकि नेम सेक सिर्फ नाम के लिए रोजगार है, बाकी नहीं है। दे आर डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड टेकिंग अ चांस फॉर अपॉर्चुनिटीज, दीज मार्जिनल वर्कर्स टेंड टू माइग्रेट टू अर्बन एरियाज। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर उन्हें चांस मिलता है तो वो अर्बन एरियाज में चले जाते हैं एंड गेट एम्प्लॉयमेंट ओनली एज कैजुअल वर्कर्स और एज डेली वेजर्स। अब देखिए, गांव के व्यक्ति जब शहरों में आते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, कोई ट्रेनिंग नहीं होती, कोई स्किल नहीं होती, कहाँ काम मिलता है, दुकानों पे मिलता है, पान ठेला चला लिया, कोई छोटी सी दुकान खोली सब्जी की, या किसी की यहाँ मजदूर का काम कर लिया, तो कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम कर लिया, कहीं घरों में लग गए, तो ये सब क्या है, कैजुअल लेबर है, या मजदूरों की श्रेणी में आ गए, जिस दिन काम मिल गया कर लिया, नहीं तो भूखे पेट सो गए। ठीक है, दिस लीड्स टू कैजुअलाइजेशन ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स। अनस्किल्ड वर्कर्स का कैजुअलाइजेशन ज्यादा होता है, क्योंकि जिसमें कोई स्किल नहीं होता वो फुटकर काम करता है कि भाई झाड़ू लगा दी, गड्ढा खोद दिया, दीवार पे थोड़ा बहुत मजदूरी, अपना बोझा उठा दिया, ये सब काम करते हैं। एंड गिव्स राइज टू कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसीलिए कैजुअलाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है। देन इनफॉर्मलाइजेशन। अब आपके 2 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, इनफॉर्मल और फॉर्मल। आइए देखते हैं। इनफॉर्मलाइजेशन मींस मोर एंड मोर वर्कफोर्स इज गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर समझ लो। फॉर्मल सेक्टर refers to organized sector of the economy. It includes all governments, public enterprises and private establishments which hire 10 or more workers. जहां 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का कोई उद्यम हो, उसको क्या कहते हैं आप, फॉर्मल सेक्टर। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर refers to unorganized sector of the economy. It includes all such private enterprises which hire less than 10 workers besides farming and self-employment ventures. Farming और self-employment के अलावा कुछ ऐसे छोटे छोटे कार्य होते हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं जिनमें 10 से कम लोग काम करते हैं। जैसे एक दुकान है परचून की, उसमें 2 मजदूर काम कर रहे हैं, वो क्या इनफॉर्मल सेक्टर में आएगा। एक छोटा सा छोले भटूरे का ठेला है, वहां पे एक जो लड़का है वो बर्तन मांजने के लिए लगा हुआ, वो भी इनफॉर्मल सेक्टर में आएगा। तो इस तरह छोटी छोटी दुकानों पे जो बच्चे काम कर रहे हैं या और बड़े लोग भी काम कर रहे हैं, 2-4 लोग काम कर रहे हैं, वो क्या है, आपके इनफॉर्मल सेक्टर में। वर्कर्स हु वर्क इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आर कॉल्ड इनफॉर्मल वर्कर्स। तो जो इस फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं वो क्या है, फॉर्मल वर्कर्स हैं। इनकी सोशल सिक्योरिटी है, इन्हें लीव्स मिलती है, इन्हें पीएफ मिलता है, इन्हें सब कुछ सुविधाएं, सोशल सिक्योरिटी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इन लोगों को नॉर्मली ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। तो हमारे यहाँ पे इनफॉर्मलाइजेशन ज्यादा हो रहा है इंडिया में, अब लोगों को पूरा रोजगार नहीं मिल पा रहा है। डिफरेंस बिटवीन वर्कर्स इन फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, ये हमने समझ ही लिया है, ये थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? Unemployment is a situation when people are able and willing to work at existing wage rates but do not get work. ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति काम कर सकते हैं, काम करना चाहते भी हैं, जो रोजगार की दर चल रही है, जो वेज रेट्स चल रहे हैं, जो दिहाड़ी की दर चल रही है, जो सैलरी चल रही है, लेकिन उनको काम नहीं मिलता। यानी कि वो स्थिति है जहां पे लोग काम करने के काबिल भी हैं, इच्छुक भी हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है। ठीक है। देन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ मेन टाइप्स है, डिस्गाइज्ड है, सीजनल है, साइक्लिकल है, फ्रिक्शनल है और आपका स्ट्रक्चरल है।
तो साइक्लिकल फ्रिक्शनल स्ट्रक्चर तो आपके सिलेबस में नहीं है, डिस्गाइज और सीजनल ज्यादा है क्योंकि हम खेती से ज्यादा इसमें योगदान ले रहे हैं। तो डिस्गाइज और सीजनल दोनों ही लगभग खेती से जुड़े हुए हैं। और ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हमारा देश अभी भी एक खेतीहर देश ज्यादा है। अधिकतर लोग हमारे जो इंडिया के हैं वो कहाँ रहते हैं? गाँव या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है बहुत डिटेल में इसको, उस वीडियो को पहले देखिएगा जब ये आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो यहाँ थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जब किसी कार्य के लिए जरूरत से ज्यादा लोग वहां पे लगे हुए हों और उनमें से अगर कोई कुछ व्यक्ति निकाल लिए जाए तो काम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, उसे छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। जैसे एक खेत में 10 बीघे का खेत था, उस खेत में सिर्फ एक बंदे की जरूरत है और वहां पे 4 भाई लगे हुए हैं, वो काम करते हुए दिख तो रहे हैं, लेकिन अगर 3 भाइयों को निकाल दिया जाए तब भी वहां की उपज पर, उस खेत की प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जहां पर लोग ज्यादा लगे हुए होते हैं, कम से भी काम चल सकता है, वो लोग लगता है काम कर रहे हैं लेकिन काम नहीं करते, ना ही प्रोडक्शन में ऐड करते, ना ही प्रोडक्टिविटी में ऐड करते, और जो प्रोडक्शन होता है उसे भी वो फालतू में अपना खा जाते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा है? एग्रीकल्चर जो है एक सीजनल एक्टिविटी है, ठीक है, वो एक मौसम पर निर्भर करती है। जैसे गेहूं बोने का मौसम है, मक्का बोने का मौसम है, धान बोने का मौसम है, तो इसमें खेतों में क्या होता है? मौसम के हिसाब से इंडिया में खेती है, हर देश में मौसम के हिसाब से होती है वैसे खेती। तो अब खेती करने वाले जो लोग होते हैं किसान, अगर वो साल में 2 फसलें बो रहे हैं तो लगभग साल भर एंगेज रहते हैं। लेकिन अगर कोई किसान साल में सिर्फ एक फसल बो रहा है तो एक फसल 4 से 6 महीने में पक कर कट जाती है, तो अगर दूसरी फसल वो नहीं लगाता है तो 5 से 7 महीने तक एक किसान बेरोजगार रहता है ग्रामीण क्षेत्रों में। इसी को कौन सा कहते हैं? हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। देन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जो बिजनेस साइकिल्स इकोनॉमी में होते हैं, इंडस्ट्रीज में जो होता है उसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। देन फ्रिक्शनल वो होता है जब आप एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, तो बीच का जो समय होता है उस समय आप बेरोजगार रहते हैं। जैसे मैं एक टीचर हूँ, अगर मैंने एक स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल के लिए अप्लाई किया है तो उस समय क्या एक स्कूल की नौकरी छोड़ दी, अब मैं घर में बेरोजगार हूँ 2 महीने के लिए, 2 महीने बाद जो मुझे नौकरी मिली, तो 2 महीने का जो टाइम पीरियड था वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जो लगभग होता ही है हमारे देश में हमारी संरचना की वजह से। जैसे हमारा देश एक खेतीहर देश है, तो यहाँ पे खेतों में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, छुपी हुई बेरोजगारी ज्यादा है। लोग लग तो रहे हैं कि भाई काम कर रहे हैं, लेकिन असल में उतने लोगों की जरूरत नहीं है उस खेती में जितने लगे हुए हैं, तो वो भी बेरोजगारी ही है। देन कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब इसके लिए हमने कोड बनाया है, सरल डजल, याद रखिएगा, बहुत आसान है, सरल डजल। अब ये सरल डजल कैसे बना? एस जो है स्लो से लिया गया है, ए आपका एग्रीकल्चर से, इस तरह आपके जो इनिशियल से अल्फाबेट्स हैं उनसे आपका ये कोड बनाया गया। बहुत आसान, आप खुद भी बना सकते हैं, ट्राई करिएगा। पहला है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक जो विकास है वो धीमा है, अभी भी इतनी तेजी से नहीं हो रहा है कि हम एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा अपने देश में उत्पन्न कर सकें। एग्रीकल्चर इज सीजनल ऑक्यूपेशन इन इंडिया, पहले बताया सीजनल है, डेवलप्ड नहीं है हमारे एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन नहीं है, मॉडर्नाइजेशन नहीं है, आज भी हमारे किसान गरीब हैं, बहुत सारे किसान आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये हमारा पिछड़ा हुआ जो वर्ग है बहुत ज्यादा, और खेती की जो विकास दर है वो भी 2 से 3% ही है, बहुत पिछड़ा हुआ खेती है हमारे देश की। द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गई है और हम वर्ल्ड में टॉप पर हैं पोजीशन में, किसी में अभी ना हो लेकिन पॉपुलेशन में हम हैं। तो अब पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है तो हमारे संसाधन हमें कम पड़ रहे हैं, इसीलिए जितने भी जॉब नए आते हैं उनको जो वर्क फोर्स है वो पूरा कर लेता, मतलब वर्क फोर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है लेकिन जॉब इतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो पॉपुलेशन को थोड़ा घटाया जाए तो शायद थोड़ी राहत मिल सके। द लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, यहाँ पे अभी भी जो सिंचाई के साधन, इरिगेशन यानी जो फील्ड्स है, फार्म्स है, उनमें पानी कैसे पहुंचाया जाए, पौधों को पानी कैसे दिया जाए, फसलों को पानी की सुविधा कैसे हो। तो नहरें हैं, बहुत सारे कैनाल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, सब हैं, लेकिन अभी भी पर्याप्त मात्रा में पूरे देश में खेती को हमारे इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं है, सिंचाई के साधन नहीं है। डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज लगभग बहुत ज्यादा कम हो गई हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज भी इतना डेवलप नहीं कर पा रही हैं हमारी।
जॉइंट फैमिली सिस्टम आज भी हमारे यहाँ पर है, तो यहाँ डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा है, लोग कमाने वाले कम होते हैं और उन पे निर्भर लोग, खाने वाले व्यक्ति ज्यादा होते हैं, इसलिए भी यहाँ पे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, हमारी सेविंग्स कम है क्योंकि इनकम कम है तो सेविंग्स कम है। एग्रीकल्चर में सेविंग्स जो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में तो ना के बराबर है, और जो हम लोग भी जो है वो सेव नहीं करते, हम स्पेंड ज्यादा करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते, सेविंग इन्वेस्टमेंट कम है इंडिया में। लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर, और लेबर जो है वो गांव का लेबर शहर तक मुश्किल आ पाता है, और एक शहर से दूसरे शहर जाने में भी हमें बड़ी प्रॉब्लम महसूस होती है। तो यहाँ का जो लेबर है इंडिया का वो मोबाइल नहीं है, वो अपने क्षेत्र में रहना ज्यादा पसंद करता है। देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हैं जो प्रेजेंटली नॉन एक्टिव हैं। जो इसका मतलब क्या है, दो तरह की हमारे प्रोग्राम्स हैं, जो एग्जिस्टिंग है लेकिन नॉन ऑपरेटिव हैं, और कुछ ऐसे हैं जो एग्जिस्टिंग है और प्रेजेंटली एक्टिव भी है। तो मतलब काम की चीज तो हमारी ये है, ये इतनी ज्यादा काम की चीज नहीं है, इससे हमें ज्यादा सहायता नहीं मिलने वाली। अब जो हमारे प्रेजेंटली नॉन एक्टिव है उनके लिए हमने कोड बनाया फिर से। अब इस कोड की सहायता से आप अल्फाबेट्स के सारे ही याद कर लीजिएगा। जैसे आप अगर आपने PSRPS याद कर लिया, P से क्या है, प्राइम मिनिस्टर्स है, ये वाली योजना है, फिर S से आपका स्वर्ण जयंती योजना है। तो इस तरह से आप कोड से याद कर, पिछला कोड भी ऐसे ही आपको याद करना, फिर चाहे कोई डंडे बजाता रहे आपके आसपास, आप इस कोड की सहायता से अपने सारे प्रोग्राम्स या सारे पॉइंट्स लिख पाते हैं। ये कोड्स में इसलिए बनाती हूँ, ये मेरी हैबिट स्कूल के समय से है। कोड्स बनाकर 25 पॉइंट्स तक मैं याद कर लेती थी। मैंने बजट इंडिया का इस तरह से याद किया हुआ है, तो ये बहुत सहायता देता है आपको, प्लीज बनाकर देखिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, तो ये हमारी योजनाएं हैं जो नॉन एक्टिव है, हमारी एग्जिस्टिंग तो है लेकिन अभी एक्टिव नहीं है। तो कौन सी है, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना है PMRY, स्वर्ण जयंती शहरी योजना है SJSRY, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है REGP, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP, एंड स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY है। ये सारी आप इस कोड से याद करिएगा, बहुत आसानी से याद होंगी। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पर कोड्स की लिख के कई बार देखना पड़ता है, फिर याद हो जाते हैं, दो चार बार रिवाइज करोगे दिमाग में बैठ जाते हैं। देन प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये 1993 में स्टार्ट हुई थी। इट वाज फर्स्ट प्रोग्राम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड पीपल इन इंडिया। जो पढ़े लिखे लोग थे उनके लिए शुरू की गई थी विशेष रूप से, उनको रोजगार देने के लिए। क्यों? क्योंकि लोग पढ़ तो रहे थे, उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा था। अब पढ़े लिखे लोगों के लिए विशेष तरह का रोजगार चाहिए, इसलिए ये शुरू की गई थी। द स्कीम प्रोवाइड्स अ लोन ऑफ अप टू ₹1 लाख फॉर ओपनिंग वंस ओन एंटरप्राइज एंड ₹2 लाख फॉर अदर एक्टिविटीज। तो 1 लाख तो इन्हें अपने रोजगार जो अपना कुछ बिजनेस शुरू करने के लिए, और 2 लाख दूसरी एक्टिविटीज के लिए दिए जाते थे लोन के रूप में, ताकि ये अपना कुछ काम शुरू कर सके पढ़े लिखे लोग। देन स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में क्या था, ये 1997 में शुरू हुई, 1997 दिसंबर 1 को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इज टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट टू अर्बन अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड पर्सन। अनएम्प्लॉयड कौन है, जिसके पास रोजगार ही नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या कौन है, जिसके पास रोजगार तो है पर पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जैसे इसको तो महीने भर ही काम नहीं मिला, 300 दिन घर में है बेचारा, इसको कोई इनकम नहीं है। लेकिन ये जो बंदा है, इसे महीने में 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जैसे वे कैजुअल वर्कर्स होते हैं, या कोई कहीं विजिटिंग फैकल्टी है, अगर कोई उसे किसी कॉलेज में अगर वो लेक्चर्स लेने जाता है तो 15 दिन वो जा रहा है, 15 दिन घर में, तो वो भी अंडर एम्प्लॉयड ही है, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कर सकता है। ठीक है। देन रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP क्या है, ये 1995 में 1 अप्रैल को शुरू हुआ। इट मेनली एम्स एट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। ये कस्बों के लिए, गांवों के लिए शुरू हुआ। ठीक है। द स्कीम प्रोवाइड्स लोन अप टू 25 लाख रुपीज टू रूरल आर्टिसंस एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप देयर ओन एंटरप्राइज। ये बहुत काम की स्कीम है। इसका मतलब भाई 25 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं लोन के रूप में। जो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्टिसंस हैं, जो दस्तकार हैं, अपने हाथों से कुछ अच्छी कलाकृतियां बना सकते हैं, मूर्तिकार हैं, या फिर पॉटरी बिजनेस कुछ भी खोल सकते हैं, या वहां के एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस में जो करना चाहते हैं, कुछ नया इनोवेटिव करना चाहते हैं, उनके लिए 25 लाख रुपए देती है ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। देन
Prime Minister's Employment Generation Program (PMEGP). This scheme was started in 2008. 2008 में शुरू हुई. It aims at providing an assistance of ₹25 lakh for setting up a manufacturing enterprise. ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंटरप्राइज के लिए आपको 25 लाख रुपए देती थी एंड ₹10 लाख इन सर्विस सेक्टर. और सर्विस सेक्टर जैसे बीपीओ खोल लिया, कोई कॉल सेंटर खोल लिया, या कोई छोटा मोटा आपका हॉस्पिटल खोल लिया, या कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया, इस तरह के सर्विस सेक्टर के लिए आपको देती थी. आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. दिस योजना वाज लॉन्च्ड इन द विलेजेस इन अप्रैल 1999. 1999 में शुरू हुई. अंडर दिस प्रोग्राम a large number of small enterprises were established in rural areas. इसमें बहुत सारे एंटरप्राइजेस नई जो उद्योग थे शुरू किए गए. देन अब ऐसे प्रोग्राम जो एक्टिव भी हैं हाल फिलहाल में, वो कौन कौन से हैं? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM, फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. ये आपके अभी भी लागू हो रहे हैं, चल रहे हैं. अब पहला देखते हैं इसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा. ये बहुत ही ज्यादा फेमस प्रोग्राम है एम्प्लॉयमेंट का. कोविड-19 में इसने बहुत ही सराहनीय काम किया, बहुत अच्छा काम किया, कमेंडेबल वर्क है कि जो लोग यहाँ से जाकर वापस गांव चले गए. देखिए बहुत सारे लोग शहरों में बसे हुए थे, यहाँ पे काम करते, कैजुअल लेबर भी था, फॉर्मल इनफॉर्मल सब में लगे हुए थे, लेकिन क्योंकि कोविड-19 जब फैला तो लोग अपने वापस गाँव के घरों में चले गए और वहां जाकर गवर्नमेंट ने उनके लिए रोजगार प्रदान कराया. तो मनरेगा का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान रहा. अंडर दिस एक्ट ऑल दोज who are willing to work at a minimum wage are offered work for a minimum period of 100 days. तो ये एक व्यक्ति को 100 डेज के लिए जो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं उनको 100 डेज के लिए मिनिमम एम्प्लॉयमेंट देती है, मिनिमम वेज रेट पर. Those seeking employment are to report in those rural areas where the employment program is being launched. Normally तो कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कार्य चल रहा होता है वहां जाकर लोगों को रजिस्टर कराना होता है. यानी कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे हो सकता है कहीं नहर खुदाई हो रही हो, कहीं कोई रोड बन रही हो, तो वहां पे जाकर आप ग्राम में किसी गांव में है तो आप जाकर रजिस्ट्रेशन कराइए और वो आपको 100 दिन का मिनिमम रोजगार दे देंगे, ठीक है, मिनिमम वेज रेट पर. लेकिन कोविड-19 में गवर्नमेंट ने ऐसे कार्य कराए कि वहां पर जाकर जो क्षेत्र थे स्पेशली वहां पे गए. ऐसा नहीं कि काम ढूंढते लोगों को आना पड़ा, ऐसा भी इसने बहुत जगह पर किया था. देन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. This scheme is also known as Ajivika. NRLM is expected to provide self-employment to 90 lakh persons. The program has now been renamed as Deen Dayal Antyodaya Yojana. इसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है ये और 90 लाख लोगों के लिए कार्य करने के लिए अग्रसर है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. It was launched in December 2000. It aimed for a single all-weather road connectivity to unconnected areas. ऐसे दूर दराज इलाकों में क्षेत्र हैं जहां पे आज भी सड़कें नहीं हैं, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई बैलगाड़ी रेलगाड़ी कुछ वहां नहीं जाता. तो ऐसे एरियाज में ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर यानी कि बरसात में भी जो बह ना जाए, पक्की सड़कें इसका मतलब होता है, ऐसी सड़कें बनाना. इट ऑल्सो एम टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स. तो क्या होता है, क्या गुठलियों के दाम में, यानी कि सड़क भी बन जाए और वहां के लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो जाए, ये ऐसी योजना है. फिर some recent initiatives by the government are up. इसका देखिए कितना प्यारा कोड बना है, APPDPP, कितना सुंदर कोड है. अब ये कोड कैसे है? A फॉर आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए A है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए P है, फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए आपका P है. तो इस तरह से आपका कोड है, इसको याद कर सकते हैं आप. ये सारी आपकी योजनाएं हैं. और फिर आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना जो हमने अभी डिस्कस की थी वो वाली है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, फिर आपकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, फिर आपका है आत्मनिर्भर भारत योजना. ये जो हम डिस्कस करेंगे करके इसमें है. इट वाज लॉन्च इन 2020. इट गेव इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉयर्स टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग कोविड-19. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना थी. इसमें देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट देखिए, इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉयर्स. यहाँ पे जो रोजगार दे रहे थे यानी फैक्ट्री जिनकी थी या जिनके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे, उनको हेल्प किया गया कि भाई अपने मजदूरों को वापस बुलाओ और लोगों को रोजगार दो. सपोज आपके पास एक फैक्ट्री है जिसमें आप 50 लोगों को रख सकते हैं, लेकिन कोविड-19 के टाइम पे आपको घाटा हुआ, आपने फैक्ट्री बंद कर दी, लेकिन गवर्नमेंट वहां आई, उसने आपको हेल्प की कि भाई फैक्ट्री
फैक्ट्री बंद मत करो, आप फैक्ट्री चलाओ, हम आपको हेल्प करेंगे और आप अपने 50 लोगों को बुलाओ, रोजगार दो और बाकी लोगों को भी रोजगार दो। तो ये ऐसी स्कीम है जो 2020 में 2020 में शुरू हुई। फिर प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, दिस योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 2016, 2016 में शुरू हुई। जिस साल डिमोनेटाइजेशन हुआ था नवंबर 8 को, ठीक है, याद रखिएगा। अब like ABRY, this also gave incentives to employers to create new employment। तो ये भी इंसेंटिव देती थी एम्प्लॉयर्स को, फैक्ट्री ओनर्स को जिनके पास फैक्ट्री थी, कोई प्लांट था, मशीन थी, ताकि वो प्रोडक्शन करें और लोगों को रोजगार दें। तो ये एम्प्लॉयर्स के लिए इंसेंटिव दे रही थी। फिर है आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अभियान, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। It was 125-day अभियान launched by the Prime Minister on 20th June 2020. It was launched for returning migrant workers of rural areas due to COVID-19. Returning migrant workers कौन से हैं? जो वापस आए हुए जो माइग्रेंट्स थे अपने घरों में, उनके लिए योजना चलाई गई थी कोविड-19 के टाइम पर। दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसका क्या है? This is also called your National Urban Livelihood Mission and NULM. It aimed to reduce poverty of urban poor households, help them for self-employment and skilled wage employment. Skilled labor के लिए, skilled कौन? जिसने ITI किए हो, एजुकेटेड हो, कोई स्किल उसने प्राप्त किया हो, कोई ट्रेनिंग ली हो, ऐसे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए दी गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, the scheme was launched by the Honorable Prime Minister of India in 2015 on April 8 अप्रैल को 2015 को शुरू हुई। It aimed to provide loans up to 10 lakhs to the small and micro enterprises। छोटे उद्योगों के लिए इसने 10 लाख के लोन दिए। Then these loans are classified as मुद्रा loans under PMMY। These loans are given by commercial banks, regional rural banks, RRBs, small finance banks, MFIs यानी micro finance institutions and NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। इनके द्वारा 10 लाख तक का लोन दिया जाता है ताकि लोग अपना रोजगार शुरू कर सके। इनको क्या गया है? मुद्रा लोन्स। अब आता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। दिस इज स्कीम फॉर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो जो हस्त कौशल की जो आपकी मिनिस्ट्री है, उसने ये शुरू किया एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, रोजगार प्रदान करने के लिए, नया बिजनेस खोलने के लिए। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NSDC इसे चलाती है। इट इज स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम। इसमें आपको कोई ट्रेनिंग दी जाती है और फिर सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि आप उस सर्टिफिकेट को दिखाकर और अपनी स्किल के आधार पर कोई जॉब प्राप्त कर सके, रोजगार प्राप्त कर सके। इट ट्रेन्स यूथ टू गेट अ बेटर लाइवलीहुड, और ये हमारे जो यूथ है उसको ट्रेनिंग देती है रोजगार प्राप्त करने के लिए और अपनी आजीविका बेहतर तरीके से चलाने के लिए और इनकम जनरेट करने के लिए। तो ये आपका चैप्टर 7 का पार्ट 2 खत्म होता है। यहाँ पर कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। इसमें बेसिकली आपकी स्कीम्स हैं। देखिए, इन स्कीम्स को अगर आप ये नोट्स भी यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बुक से ही नोट्स बनाए हुए हैं। जो बुक आपकी इंडिया में रेफर होती है नॉर्मली CBSE स्कूल्स में, तो प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसमें एक एक दो लाइन अपने मन से जो इंग्लिश में आप ऐड कर सकें डिस्क्रिप्शन के लिए कर लीजिए, और ये नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, वर्क हार्ड, गॉड ब्लेस यू।